Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, this is metallurgy lecture number 5, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा प्यार से बात करेंगे आज एक नए टॉपिक की। लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर सकते हैं। सारे प्रोसेस पढ़ लिया था। फटाफट से 1 मिनट में रिवाइज करा देता हूं पूरा मेटलर्जी चैप्टर जो हमने पढ़ा है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आगे सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो मेटलर्जी मींस क्या है कि अपने ओर से, है ना, प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन। अब उसके लिए क्या करते थे, पहले ओर को क्रशिंग या ग्राइंडिंग करते थे, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते थे, फिर क्या करते थे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ढेर सारे मेथड पढ़े थे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने से क्या हो गया, हमारे पास प्योर ओर मिल जाता था। अब प्योर ओर चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सल्फाइड हो, चाहे वो कार्बोनेट हो, चाहे फिर ऑक्साइड विद मॉइस्चर हो, सब वो किस में कन्वर्ट कर लेते थे, हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते थे। तो वो भी हमने पढ़ लिया था कि कैसे हम कन्वर्जन करते हैं ऑक्साइड में किसी भी और का, कैल्सिनेशन रोस्टिंग पढ़ा था। ठीक है, ऑक्साइड तक पहुंच गए। अब क्या किया, ऑक्साइड से मेटल, चूंकि हमारा टारगेट है तो रिडक्शन करना पड़ेगा, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तभी तो सिर्फ मेटल मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है मेटल ऑक्साइड से मेटल भी मिल गया। अब देखो, जो रिडक्शन के बाद हमें मेटल मिला है वो बेसिकली एकदम से प्योर नहीं होता है ना, वो इम्प्योर मेटल होता है। ठीक है, अभी जो मेटल मिला है आफ्टर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, वो क्या होता है, इम्प्योर होता है। उसको हम क्रूड मेटल बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रूड मेटल बोलते हैं। मींस जो मेटल है वो अपना 100% प्योर नहीं है। जैसे तुमने एक्सट्रैक्शन किया, मान लो Cu2s से कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया, तो वहां पे जो कॉपर मिलेगा वो 100% प्योर नहीं होगा, मतलब सिर्फ कॉपर नहीं होगा, उसके साथ कोई ना कोई क्या होगी और इंप्योरिटी प्रेजेंट होगी। तो चूंकि हमें तो सिर्फ क्या करना है, मेटल ऑब्टेन करना है, तो अब क्या करते हैं, क्रूड मेटल को फिर से प्यूरिफाई करते हैं, है ना, उसके अलग अलग प्रोसेस है। तो अब हम पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल इनटू प्योर मेटल, है ना। प्यूरिफिकेशन को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं रिफाइनिंग, है ना। जैसे रिफाइनिंग का मतलब क्या है, री मतलब दोबारा, फाइन मतलब क्या, फिर से फाइन करना, समझ रहे हो, मतलब प्योर करना। ठीक है, तो रिफाइनिंग आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5 में। तो चलो, सबसे पहले रिफाइनिंग क्या है ये तो सबको समझ में आ गया कि मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय एनी मेथड इज यूजुअली कंटामिनेटेड, मींस उसमें क्या होते हैं, इंप्योरिटी, है ना। फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स ऑफ हाई प्योरिटी सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मेटल एंड इंप्योरिटीज प्रेजेंट विद दैट। ठीक है, कि अपना जो क्रूड मेटल मिला है उसका नेचर कैसा है, या फिर उसके साथ जो इंप्योरिटी मिल रही है वो कैसी मिल रही है, उसके बेसिस पे क्या होगा, प्यूरिफिकेशन के अलग अलग मेथड्स यूज किए जाएंगे। ढेर सारे मेथड्स होते हैं। अब इंप्योरिटीज में क्या हो सकता है, इंप्योरिटी में हो सकता है फॉरेन मेटल, जैसे मान लो हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, साथ में हमें लेड भी वहां पे थोड़ा सा अमाउंट में प्रेजेंट है 1-2%, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, फॉरेन मेटल हो गया। फॉरेन मतलब जो अपना नहीं है, जो किसी और का है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कुछ नॉन मेटल्स प्रेजेंट हो, लाइक फास्फोरस, सिलिकॉन, ये सब, है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है। इंप्योरिटी समझ ही रहे हो कि मेटल के अलावा जो कुछ है वो क्या है, अपना इंप्योरिटी है। तो उसको हटाने के लिए, है ना, मतलब इंप्योर मेटल से प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए, इंप्योर मेटल से, है ना, हमको क्या करना है, प्योर मेटल ऑब्टेन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंप्योरिटी को साइड में कर देना पड़ेगा। और उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज होंगे डिपेंडिंग अपॉन, है ना, नेचर ऑफ इंप्योर मेटल एंड इंप्योरिटी। ये मेथड बेसिकली मेनली जो यूज होते हैं ये है 5 मेथड। फर्स्ट इज डिस्टिलेशन, सेकंड इज लिक्वेशन, थर्ड इज इलेक्ट्रोलिसिस, फोर्थ इज जोन रिफाइनिंग एंड फिफ्थ इज क्रोमैटोग्राफिक मेथड्स, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्रचलन में ये 4 है हमारे लेवल पे। वैसे हायर क्लास में जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा यूज होता है क्रोमैटोग्राफिक मेथड। समझाऊंगा ये सारी चीजें, ये एक्सपेरिमेंट सारी हमने करी हुई है, तो अच्छे से तुम्हें समझा पाऊंगा शायद। ठीक है, वैसे तो यार मन डिस्टर्ब चल रहा है थोड़ा, लेकिन तुम, है ना, समझना मेरी भावनाओं को, है ना। तो समझाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। हमारा मेन फोकस उस पे होगा कि सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला मेथड जो है प्यूरिफिकेशन का, वो क्या है, डिस्टिलेशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आएगा कि डिस्टिलेशन किसके लिए यूज किया जाएगा, किस मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, है ना। तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं कि डिस्टिलेशन होता क्या है ना, और इसका प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, इसका ध्यान समझना कि जो अपना इंप्योर मेटल है, मींस क्या, मेटल प्लस इंप्योरिटी,
तो इसमें अगर जो मेटल है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, इसका मेटल जो प्योर मेटल उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो वहां पे अप्लाई किया जाता है डिस्टिलेशन। कैसे याद रखेंगे अभी हम बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। अब डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास इंप्योरिटी भी है और क्या है, मेटल भी है। अब क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। अब हीट करने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा इधर, ठीक है। मेटल का चूंकि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, तो ये क्या होगा, लिक्विड से फिर वेपर में चला जाएगा। इतना हीट करो कि बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हीट कर दो, तो क्या होगा, मेटल जो है वो लिक्विड से कहां चला जाएगा, वेपर फेज में चला जाएगा। जबकि इंप्योरिटी की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो ज्यादा है, तब तक तो वो क्या रहेगा, लिक्विड फेज में रहेगा। अब जो वेपर फेज में हमारा प्योर मेटल चला गया उसको हम कंडेंस कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लिया, तो मेटल अलग मिल गया, इंप्योरिटी जो है वो इधर ही लिक्विड फॉर्म में रह गया। तो उसका सेटअप ये है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये किसके लिए यूज किया जाएगा, तो वैसे मेटल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो कि दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स विच पोजेसेस अ लो बॉइलिंग पॉइंट। किसके लिए, लो बॉइलिंग पॉइंट, सच एज मरकरी एंड जिंक। तो ये भी नीट वालों तुमसे ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इन दोनों के लिए यूज करते हैं, तो हाँ याद कर सकते हो। और इसका जो प्रिंसिपल है तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि हम करते क्या है। यहां पे देखो सेटअप है कि जैसे मान लो क्या कराया ही है ना, रिडक्शन कराया था और रिडक्शन करा के हमको क्या मिला था, मॉल्टन फॉर्म में मेटल मिला था, उसके साथ कुछ इंप्योरिटी था, रख दिया इस फ्लास्क में और नीचे से हीट कर दिया। और हीट क्या करना है, जो अपना मेटल है, जो प्योर मेटल है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा ज्यादा हीट कर दो। तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट से थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर जैसे यहां का करोगे तो ये जो प्योर मेटल है वो कहां हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको है ना ऐसे ही वेपर चलता जाएगा। यहां पे एक ट्यूब लगा होता है, लैब में ये सारी सेटअप आगे चल के देखोगे, ठीक है, ट्यूब लगा होता है। यहां से हम टैप से क्या करते हैं, कोल्ड वाटर पास कराते हैं, तो ये वेपर जैसे ही आएगा कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में तो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, तो फिर से क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा हमको मेटल। अब इधर जो ट्यूब में आया वेपर वो सिर्फ और सिर्फ किसका आया है, प्योर मेटल का आया है, इसलिए कंडेंस होकर जो हमें लिक्विड मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, प्योर मेटल का होगा। तो यहां पे हमें है ना लिक्विड फॉर्म में प्योर मेटल मिल जाएगा। जबकि जो इंप्योरिटी है, जबकि जो क्या है इंप्योरिटी है वो उसका तो क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो वो तो वेपर फॉर्म में उधर जाएगा नहीं, इधर ही लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो ये सेपरेट हो गया, समझ में आ गया, क्लियर बात। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टिलेशन से दो क्वेश्चन बनता है, ये किसके लिए यूज होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल सच एज मरकरी एंड जिंक। नेक्स्ट जो अपना मेथड है दैट इज लिक्वेशन। नेक्स्ट जो अपना प्यूरिफिकेशन का मेथड है दैट इज लिक्वेशन। अब इसके नाम से क्लियर है, ध्यान से देखना, नाम से क्लियर है, लिक्वेशन मतलब कुछ लिक्विड विक्विड की बात करनी है। अब यहां पे क्या होता है, ध्यान समझना, ये पूछा गया था जेई मेन 2020 में लिक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। एनटीए वाले अभी पूछ सकते हैं। ये सारे टॉपिक चूंकि पहले नहीं आए थे और चूंकि ये थ्योरेटिकल हैं, तो थ्योरेटिकल जो टॉपिक है वो एनटीए के लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खास करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक में जाए तो बायोमोलिक्यूल्स हो गया। तो ये सारे क्या है, मतलब थ्योरेटिकल चैप्टर्स है। पहले बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आता था, इन्वायरमेंटल और है ना, समझ रहे हो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मिलाकर एक आता था। लेकिन अभी क्या है कि उन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसी तरीके से हम ध्यान देंगे कि जहां जहां पे क्या है अपना थ्योरेटिकल टॉपिक है तो उसको भी हम प्यार से समझेंगे, अब सोचेंगे कि भाई क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है, और उस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, क्योंकि उसके पूछने के चांसेस अकॉर्डिंग टू एनटीए अभी क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन की लिक्वेशन किन मेटल्स के लिए यूज होगा। तो देखो इसमें बेसिकली होता क्या है, पहले हम प्रोसेस समझ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किन मेटल्स के लिए यूज होगा। यहां पे क्या करते हैं, ध्यान समझना, यहां पे वैसे मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, और इसके साथ जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है, इसके साथ जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। तो उसी के लिए ये प्रोसेस यूज होगा। होता क्या है, जैसे यहां पे हमने क्या किया, जो इंप्योर मेटल मिला देख रहे होगे कि सॉलिड फेज में है, तो इसको हमने रख दिया और यहां पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। इस तरीके से स्लोप करके सेटअप किया होता है, देख ही रहे होगे तुम, यहां पे वॉल लगा, यहां भी वॉल लगा है, यहां पे हीटिंग अरेंजमेंट किया रहता है, जिसको हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इसको हर्थ बोलते हैं, ठीक है।
हर्थ मतलब क्या होता है कि जहां पे हम क्या करते हैं, जैसे नीचे हीट कर रहे हैं और जहां पे हम क्या कर सकते हैं, किसी सब्सटेंस को रख के हीट कर सकते हैं, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, हर्थ बोलते हैं। अब हर्थ पे क्या रख दिया, अपना इंप्योर मेटल रख दिया, नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा, क्या होगा, मेल्ट होगा सब्सटेंस। अब जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है वो तो पहले मेल्ट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका कम है, मेटल का, तो ये पहले मेल्ट हो जाएगा। तो चूंकि ये स्लोप टाइप का बनाया हुआ है तो ये क्या होगा, मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, ऐसे बहता चला जाएगा। तो हमें क्या होगा, इस कंटेनर में हमें क्या होगा, मॉल्टन स्टेट में प्योर मेटल मिल जाएगा। जबकि जो इंप्योरिटी है उसकी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। तो जब जब मेटल मेल्ट हो रहा होगा तब तो इंप्योरिटी मेल्ट ही नहीं हो रहा होगा, वो तो सॉलिड फेज में यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। तो इंप्योरिटी एज इट इज यहां पे रह जाएगा, जबकि जो अपना मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम था वो क्या होगा, बह के आगे चला जाएगा, जिसको हम अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। तो लिक्वेशन मतलब समझ में आया कि जो इंप्योर मेटल था सॉलिड फेज में, उसको हमने क्या किया भाई, है ना, लिक्विड फॉर्म में, लिक्वेशन मतलब क्या, लिक्विड फॉर्म में हमने प्योर मेटल ऑब्टेन कर लिया। बात समझ में आया। अब देखो, अब ये किसके लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है जैसे अपना टीन हो गया, लेड हो गया और बिस्मथ हो गया। मेनली इन तीनों के लिए यूज होता है क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है। अब दो मेथड पढ़ा, कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, समझ में तो दोनों आ गया होगा और वो भी क्रिस्टल क्लियर आया होगा। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट किस मेथड में लो होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट किस में लो होना चाहिए। तो डिस्टिलेशन मतलब क्या, तुम समझे, सेटअप याद रहेगा तुमको, कोल्ड वोल्ड कंडेंस वंडेंस मतलब वेपर में ले जाना है। तो वेपर में ले जाना है तो क्या चाहिए बताओ, किसी सब्सटेंस को अगर वेपर में ले जाना है तो वहां पे कौन सा पॉइंट यूज होगा, बॉइलिंग या मेल्टिंग। तुम कॉमन सेंस से डिसाइड कर सकते हो, देखो कैसे याद होता है कि भाई बॉइलिंग करेंगे तब तो कोई सब्सटेंस लिक्विड से में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब डिस्टिलेशन में हमें क्या ये टर्म याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट, और क्या होना चाहिए, मेटल का लो होना चाहिए। लिक्वेशन मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ऐसे ट्रिक बन जाएगा, है ना, अपने आप देखो। तो इसका मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कम या फिर मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑब्वियस बात है मेल्टिंग पॉइंट, हमें समझ रहे हो। तो लिक्वेशन में चूंकि ऑप्शन जब आएगा तो लो मेल्टिंग पॉइंट भी लिखा रहेगा कि लिक्वेशन इज यूज्ड फॉर द मेटल्स, है ना, हैविंग ऑप्शन ए लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी लो बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सी लो फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। समझ रहे हो। तो बात तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो दो मेथड हमने पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियली, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, है ना, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब देखो भाई, मेटलर्जी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत यूज है ना। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो सेम मेथड यहां पे यूज होगा, इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं और इंप्योर मेटल से हम क्या करते हैं, प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। ये काम करते कैसे, ये काम करते कैसे हैं, बहुत ही आसानी से करते हैं। कैसे सर, आसानी से करते हैं। बेसिकली यहां पे जो इंप्योर मेटल मिलता है, जैसे कि तुमने क्या किया, रिडक्शन किया, है ना। जैसे अगर हम कह रहे Cu2s से हमने कॉपर निकाला तो इंप्योर कॉपर मिलेगा। तो इंप्योर कॉपर का क्या करते हैं, एनोड बना देते हैं। जो इंप्योर मेटल होता है, इंप्योर मेटल का क्या करना है, इंप्योर मेटल का क्या करना है, एनोड बना देना है। कंटेनर ले लो, ठीक है, एक एनोड, दूसरा क्या होगा, कैथोड। और जो कैथोड बनाते हैं वो उसी का प्योर मेटल होना चाहिए। जैसे अगर हम कॉपर के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं, ध्यान देना, अगर हम कॉपर के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं तो जो अपना इंप्योर कॉपर मिला उसका हम क्या करेंगे, एनोड बना लेंगे, और अपने पास से ही कोई प्योर कॉपर है उसका हमने क्या कर लिया, कैथोड बना लिया। और इसमें, इस कंटेनर में कोई हम क्या करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन रख देंगे उसी मेटल का। जैसे अगर हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या रख देंगे, यहां पे CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन रख दिया, ठीक है। हो गई कहानी यहां तक। अब क्या करना है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है कि बैटरी से हम करंट सप्लाई करते हैं, तब यहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, तो सर एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है सर, तो कैथोड पे होता है अपना रिडक्शन। कैथोड पे अपना क्या होता है, रिडक्शन। क्या बात समझ में आता है सबको? हाँ सर, बात तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। कि जो अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई एनोड जो है वो इंप्योर मेटल का ही क्यों बनाया। सब जवाब दूंगा मैं, एक एक चीज का जवाब दूंगा, तुम टेंशन मत लो अभी, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, होता क्या है यहां पे, इसको जोड़ दो बैटरी से। बैटरी से कैसे जोड़ना है तुमको पता होगा शायद, बैटरी से कैसे जोड़ना है तुमको पता होगा
कि एनोड को कैसे जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ेंगे। अब होगा क्या, ध्यान समझो, ये सबको क्लियर होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है। अब होगा क्या, एनोड पे होगा अपना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है कि ये जो इंप्योर मेटल है, लाइक ये क्या था, कॉपर था अपना इंप्योर, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मतलब एनोड पे कहानी क्या होगा, एनोड पे कहानी क्या होगा, जो अपना कॉपर सॉलिड है ये कहां जाएगा, Cu2+ बनाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये जो कॉपर है ये मेटल क्या हो गया, Cu2+ के फॉर्म में कहां चला आया, सॉल्यूशन फॉर्म में चला आया। अब ध्यान से देखना, कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे होगा रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा, जो Cu2+ है, ध्यान देना, जो Cu2+ है वो क्या करेगा, वही 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर, जो इसने लॉस किया, कॉपर ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, उस 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और गेन करके क्या बना देगा, ये कॉपर सॉलिड, और कहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे जाके कॉपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्यूरिफिकेशन हो रहा है। तो बेसिकली यहां पे जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है वो थ्रू द सॉल्यूशन हो रहा है। मतलब इंप्योर मेटल था, वहां से प्योर मेटल चला, पहले क्या हुआ, आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया, और फिर वही इक्विवेलेंट अमाउंट क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो जा रहा है, डिपॉजिट। अब यहां पे देखो प्योर मेटल का कैथोड क्यों लिया था, आई होप कुछ लोगों को दिमाग है ना, काम कर गया होगा, कुछ लोगों का दिमाग क्लिक कर गया होगा कि हमने कैथोड जो है, हमने जो कैथोड है वो प्योर मेटल का क्यों लिया था, क्योंकि कैथोड पे कॉपर आगे क्या होना है, डिपॉजिट होना है। तो अगर इसको तुम प्योर मेटल नहीं लोगे, अगर तुम इसको इंप्योर मेटल ले लोगे, तब तो तुम कह रहे हो कि भाई आओ इंप्योरिटी और बनाते हैं, है ना, जबकि हम क्या कर रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहे हैं, हम तो प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये प्योर रहेगा तभी तो यहां पे जो भी डिपॉजिट होगा कॉपर, उसको हम अलग करेंगे तो वो क्या होगा, प्योर कॉपर हमको ऑब्टेन होगा। तो आई होप की चीजें क्लियर होगी कि कैसे हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। बात समझ में आया, तो सिंपल यहां पे जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस है समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर होगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोलिसिस बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है, कि एनोड पे ऑक्सीडेशन क्यों होता है, कैथोड पे रिडक्शन क्यों होता है, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो यहां पे लिख लेना कि ये किसके, ये जो अपना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है वो किसके लिए यूज होता है। ये वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन लिख सकते हो, है ना। तो ये कॉमनली यूज होता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, Ag, Au, Zn, Al, Pb। देख रहे हो, ये एक कैटेगरी के है ना मेटल्स हैं। तो यहां पे क्या होता है, बेसिकली ऑन पासिंग करंट द प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल गेट्स डिसॉल्व्ड फ्रॉम एनोड। क्या हो रहा था, एनोड से क्या हो रहा था, इक्विवेलेंट अमाउंट कहां जा रहा था, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से जो आयन है वो क्या होता था, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में, है ना, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता था। मतलब इस तरीके से हो रहा है कि इंप्योर एनोड लिया है, मतलब इंप्योर मेटल लिया, तो यहां से मेटल जा रहा है सॉल्यूशन में, आयन बना दिया, और सॉल्यूशन से उतना ही, है ना, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ आयन किधर कन्वर्ट हो गया, मेटल में कन्वर्ट होके कहां डिपॉजिट हो गया, है ना, कहां पे, कैथोड पे। तो आई होप की चीजें क्लियर होगी, देख सकते हो तुम, ठीक है। और जनरल मेटल के लिए चीज लिखा हुआ है यार, ये डेली आ जाता है। बात क्लियर, बात क्लियर। तो नोट्स जिनको बनाना है वो वीडियो रोक के बना लेंगे, आई होप की चीजें एकदम से क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस है रिफाइनिंग का, डेट इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग। देखो जोन रिफाइनिंग क्या होता है, इससे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, ठीक है। सिमिलरली लिक्वेशन में प्रोसेस क्या होता है ये कोई पूछने वाला नहीं है। लिक्वेशन हो गया या डिस्टिलेशन हो गया, उसमें क्वेश्चन बनेगा कि ये किसके लिए यूज होता है, ठीक है, समझ में आ रहा बात। इसी तरीके से जोन रिफाइनिंग भी, जोन रिफाइनिंग में 2 क्वेश्चन बनता है कि ये किसके लिए यूज होता है और इसका फायदा क्या है। तो सबसे पहले हम इसका फायदा समझेंगे, तो किसके लिए यूज होता है ये याद रह जाएगा। इसका फायदा ये है कि जोन रिफाइनिंग से जिस भी मेटल का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, 99.99% प्योर मिलता है हमें मेटल। बात समझ में आ रहा है। तो ये वैसे सब्सटेंस के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होगा जहां पे प्योरिटी क्या चाहिए हमें, बहुत ही ज्यादा चाहिए, अल्ट्रा प्योरिटी चाहिए हमें। तो जो सेमीकंडक्टर्स है लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है,
तो इनका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, बहुत ही ज्यादा है, तो उनकी प्योरिटी बहुत ही हाई होनी चाहिए। तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, है ना, उनके प्यूरिफिकेशन के लिए, बेसिकली एक्सट्रैक्ट नहीं, उनके प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, जोन रिफाइनिंग मेथड को यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि किसके लिए यूज होता है, बाद में हम प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, कि दिस इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर एंड अदर मेटल्स ऑफ वेरी हाई प्योरिटी लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम एंड इंडियम। मेनली ये दोनों एग्जाम में दिखता है ना, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इसका क्या भाई फायदा क्या है, क्योंकि इससे जो अपना है ना सब्सटेंस ऑब्टेन होता है उसकी प्योरिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, व्हाई इट इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग। यहां पे बेसिकली क्या होता है, ध्यान से समझना, यहां पे इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो इंप्योरिटी है वो मोल्टन फेज में ज्यादा सॉल्वेबल होता है, जबकि जो अपना मेटल मिल रहा है ना, वो मोल्टन फेज में जाना जल्दी नहीं चाहता। ठीक है, पढ़ सकते हो इस चीज को तो और आएगा समझ में कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट impurities are more soluble in the melt मतलब क्या, लिक्विड, than in the solid state of metal। ठीक है, मतलब जब सॉलिड स्टेट में मेटल है तब इंप्योरिटी उसके साथ उतना मेल्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर वही हम क्या कर दें कि थोड़ा सा उसको लिक्विफाई कर दें, है ना, जो मिक्सचर है उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो जो अपना इंप्योरिटी है वो आसानी से सॉल्वेबल हो जाता है, मतलब वो क्या लिक्विड फॉर्म में बराबर आसानी से आ जाता है। अब इससे होता क्या है कि देखो सेटअप क्या होता है, सेटअप यहां पे भी देख सकते हो, एनसीईआरटी का सेटअप ये है कि यहां पे बेसिकली क्या होता है, एक चैम्बर बना होता है जिसमें इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है, मींस नोबल गैस एटमॉस्फेयर होता है। अब यहां पे जो हमें इंप्योर मेटल की रॉड मिली है उसको रख देते हैं और यहां पे एक सर्कुलर हीटर लगा होता है, जैसे सर्कुलर हीटर मींस ये हो गया, ठीक है, सर्कुलर हीटर मींस ये हो गया, है ना, तो इसलिए मैंने बाजू में ये चीज रखा था। अब क्या होगा, ध्यान से समझो, अब क्या होगा, ये जो रॉड है वो मूविंग होता है। अब जैसे देखो कि मान लो यहां पे क्या था अपना, पहले समझो कि इंप्योर है ना मेटल था, मतलब क्या था, मेटल के साथ साथ क्या था, इंप्योरिटी था। अब ये मूव कर रहा है, जैसे सर्कुलर हीटर के पास पहुंचेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे जो मेटल है वो भी मेल्ट कर रहा है और इंप्योरिटी भी मेल्ट कर रहा है, लेकिन जो इंप्योरिटी है फिर लिक्विड फेज में ही रह जाना चाहता है, जबकि जो अपना मेटल है वो वापस से क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है। तो जो सॉलिडिफाई हो गया वो तो पीछे छूट जाएगा और जो मोल्टन स्टेट में वो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इंप्योरिटी जो है वो मोल्टन फॉर्म में क्या होता है, आगे बढ़ जाता है और आगे जाता है। तो इसको क्या करते हैं, है ना, जो इंप्योरिटी है उसको कट करते चले जाते हैं, जो प्योर इंप्योरिटी उसको कट करते चले जाते हैं। तो बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि इंप्योरिटी लगभग सारा क्या हो गया, गायब हो गया और मेटल सॉलिडिफाई फॉर्म में हमें लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं जोन रिफाइनिंग, क्योंकि जो जोन्स में क्या हो रहा है, यहां पे देख लो तो दो जोन बन रहे, राइट जोन में इंप्योरिटी चला जा रहा है मोल्टन फॉर्म में और लेफ्ट जोन में प्योर मेटल सॉलिडिफाई होता चला जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग। ठीक है, तो आई होप कि आप नोट्स अब बना लोगे कि द मोल्टन जोन मूव्स अलोंग विद द हीटर विच इज, ये तो मूव कर रहा है, विच इज मूव्ड फॉरवर्ड एज द हीटर मूव्स फॉरवर्ड द प्योर मेटल crystallizes out of the melt and the impurity pass on into the adjacent molten zone. The process is repeated several times and heater is moved in the same direction. At one point impurities get concentrated, है ना, this end is cut off. तो उसको क्या करते हैं, जोन के रूप में कट ऑफ कर लेते हैं। देख सकते हो ये यहाँ पे पूरा तुम्हें डार्क दिख रहा होगा, तो वो सिर्फ इंप्योरिटी है, इधर क्या है, मेटल है। बात क्लियर? तो आई होप कि जोन रिफाइनिंग क्लियर हो गया होगा। तो ये प्रोसेस याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये किसके लिए यूज होगा और इससे जो अपना जो सब्सटेंस मिलता है वो क्या होता है, हाईली प्योर होता है। ये दो चीज याद रखनी है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट में अपना वेपर फेज रिफाइनिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम बेसिकली। तो इसमें क्या होता है, ध्यान देना, बहुत ही आसान सा कहानी है, बहुत ही आसान सा कहानी है कि इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो अपना मेटल मिला है उसको किसी ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि क्या हो, वोलेटाइल हो, मींस जिसका वेपर बन सकता है। बात क्लियर? कि हमारे पास कोई जो मेटल मिला वो तो अभी क्या है, इंप्योर है, हमें क्या करना है, उससे प्योर मेटल निकालना है। तो पहले क्या करते हैं कि उस इंप्योर मेटल को क्या करते हैं ना, ऐसा कुछ सब्सटेंस से रिएक्ट कराते हैं कि वो क्या हो जाए, एक वोलेटाइल कंपाउंड बना ले और वोलेटाइल कंपाउंड को डिकम्पोज कर देते हैं, तो फिर हमें प्योर मेटल मिल जाता है। कैसे? अभी तो कुछ नहीं समझ में आया सर आपने जो बोला, बिल्कुल नहीं आएगा अभी समझ में, इसको पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। ठीक है,
कि इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल कंपाउंड, वोलेटाइल कंपाउंड आई होप कि सबको क्लियर है, एंड कलेक्टेड एल्सवेयर, है ना, इट इज देन डिकम्पोज टू गिव प्योर मेटल। जो बोला समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, जो अपना इम्प्योर मेटल है उसमें कुछ क्या कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस को ऐड कर दे रहे हैं जो कि क्या करें, मेटल को कहां कन्वर्ट करा दे, वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करा दे, और वोलेटाइल कंपाउंड को फिर से हीट वीट करके क्या करा देंगे, डिकम्पोजिशन करा देंगे, तो मेटल और प्लस अदर जो कुछ है ना वो मिल जाएगा, प्योर मेटल तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो द मेटल, अब इसे कंडीशंस क्या है भाई, कैसे मेटल्स के लिए यूज होंगे, तो द मेटल शुड फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड। भाई यहां पे पहला चीज क्या है, पहला चीज क्या होना चाहिए कि वोलेटाइल कंपाउंड बनना चाहिए, तो उसी मेटल के लिए तो हम ये प्रोसेस यूज कर पाएंगे ना। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन ये वैसे मेटल्स के लिए यूज होगा जो कि वोलेटाइल कंपाउंड बना सकते हैं, है ना, विद एन अवेलेबल रिएजेंट। और सेकंड क्या, अब वोलेटाइल कंपाउंड बन गया और पता चला कि टूट ही नहीं रहा है ना, इतना ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ रहा है कि इंडस्ट्रियली हमारा लॉस है, तो वो नहीं कर सकते ना। तो द वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजिली डिकम्पोजिबल होना चाहिए, है ना, सो दैट द रिकवरी इज इजी। क्लियर बात। अब हम समझते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग, मतलब समझ में आ गया हमें। वेपर फेज रिफाइनिंग में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, वोलेटाइल कंपाउंड बना दे रहे हैं उस मेटल का और फिर इसको डिकम्पोज करा दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल जा रहा है, प्योर मेटल मिल जा रहा है। ये दो मेथड, दो प्रोसेस, दो स्टेप बेसिकली बोले, है ना, प्रिसाइजली, तो दो स्टेप यूज हो रहा है। अब यहां पे वेपर फेज रिफाइनिंग में दो प्रोसेस होता है, दो नेम प्रोसेस होता है, जो कि हमारे एग्जाम में तुम देखोगे प्रीवियस ईयर तो कई बार आए हैं, है ना। एक साइंटिस्ट है मॉन्ट और दूसरा साइंटिस्ट है वन आर्कल, है ना। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज मॉन्ट प्रोसेस, बोर्ड में ही पूछा जाता है, या फिर व्हाट इज वन आर्कल प्रोसेस, है ना। और एग्जाम में क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में तो मैं बता दूंगा एग्जैक्टली कि कैसे क्वेश्चन आएंगे वेपर फेज रिफाइनिंग से। कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है वेपर फेज रिफाइनिंग क्या होता है, ये बोर्ड में पूछा जा सकता है, जेईई नीट में नहीं पूछेगा। वेपर फेज रिफाइनिंग में बेसिकली हमें समझना है कि दो प्रोसेस होता है, एक को बोलते हैं मॉन्ड प्रोसेस, MOND मॉन्ड प्रोसेस, और दूसरे को बोलते हैं वन आर्कल प्रोसेस। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉन्ड प्रोसेस की, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि मॉन्ड प्रोसेस किसके प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, किस मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है, तो मॉन्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। ठीक है, बेसिकली इसमें करते क्या है कि जो अपना निकल इंप्योर है उसको क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, है ना, और टेम्परेचर वहां पे रखते हैं कुछ 330 से 350 केल्विन, जिसको याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को रट्टा मारते हैं और कहते हैं इनऑर्गेनिक हार्ड है। भाई जब उस तरीके से पढ़ोगे तब तो तुम्हें हार्ड लगेगा, है ना। क्यों रटना टेम्परेचर, कौन पूछने वाला है बताओ। नहीं, मान लो बुक में तो कुछ होते हैं फालतू राइटर, वो ये भी लिख देते हैं कि बताना, है ना, मॉन्ड प्रोसेस में टेम्परेचर कितना रखा था, लेकिन एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि एग्जाम में थोड़े से कॉमन सेंस वाले लोग बैठे हुए हैं, है ना। बुक इज व्हाट, कि ये वो कंपटीशन है भाई, मतलब एक टॉपिक के देखोगे ना तो लाखों बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, तो उनको लगता है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन रखेंगे ना बाकी में नहीं होगा, इस चक्कर में कचरा बना देते हैं। और खास करके इंडियन राइटर तो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि मॉन्ड प्रोसेस कितने टेम्परेचर पे होता है, लेकिन अगर पुराने 42 साल से एग्जाम हो रहा है आईआईटी का, देख लो उठा के क्वेश्चन, कभी किसी ने पूछा कि मॉन्ड प्रोसेस कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, नहीं पूछा, मतलब ही नहीं बनता है। वो ये पूछेगा कि जो देखो एग्जाम में वो चीजें आती है जो कुछ लोग आंसर कर पाए आसानी से, सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग आंसर कर पाए, ऐसा नहीं पूछेगा कि हाँ सिर्फ रट्टा मार है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ, तो ये टेम्परेचर याद करना नहीं है, तो निकल को बेसिकली, और इवन ये रिएक्शन भी नहीं याद करना है ना। मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्वेश्चन, जब हम लोग मेटलर्जी का प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो दिखाऊंगा कि क्या आता है इससे। निकल प्लस 4CO क्या बना देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है NiCO4, जो कि क्या है, वोलेटाइल। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया इसको क्या करते हैं, फर्दर हीट कर देते हैं 450 से 470 केल्विन पे, तो प्योर निकल अलग हो जाता है, और ये जो अपना CO था वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये जो दो रिएक्शन है ये क्या कहलाता है, मॉन्ड प्रोसेस कहलाता है। तो पहले हमने क्या किया कि मेटल को वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट किया, फिर वोलेटाइल कंपाउंड को डिकम्पोज करा दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि मॉन्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ विच मेटल, तो क्या होगा आंसर अपना, निकल। सेकंड ये रिएक्शन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जैक्टली,
ये जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। वो कैसे देगा इस रिएक्शन को क्वेश्चन में, देखो कैसे देगा, ठीक है। जैसे यहीं पे है ना, यहीं पे ये टेम्परेचर लिखा रहेगा 450 से, ये दो लाइन नहीं लिखी रहेगी, एक ही लाइन में लिखा रहेगा Na+4CO, ठीक है। मतलब तुम समझ सकते हो, एक एंड से लेके यहां तक लिखा रहेगा। बोलेगा ये रिएक्शन देके बोलेगा दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट्स विच प्रोसेस, ऑप्शन ए मॉन्ड प्रोसेस, ऑप्शन बी वन अर्कल प्रोसेस, ऑप्शन सी हुब्स प्रोसेस, ऑप्शन डी पार्क प्रोसेस। समझ रहे हो, 4 ऑप्शन बन गया, ठीक है। तो हमें ये रिएक्शन देख के तो पहचान ही सकते हैं ना, इतना तो मेटलर्जी पढ़ाई है कि आज के 4 महीने के बाद भी कोई पूछेगा तो ये समझ में तो आ ही जाएगा कि हाँ सर ने बताया था निकल के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए मॉन्ड प्रोसेस था, ठीक है ना। मॉन किसके लिए यूज हो रहा है, निकल के लिए, है ना। जिसको निकाला जा रहा है उसके लिए क्या हो रहा है, मौन। थोड़ा सा लोग मौन हो जाते हैं कि यार देखो तो उसको निकाल दिया, है ना। तो ट्रिक भी बन गई कि निकल के लिए जो जिसको निकाला गया उसके लिए क्या यूज हो रहा है, मॉन्ड प्रोसेस, मॉन प्रोसेस। बात समझ रहे हो, हाँ। तो अब तो भूलोगे ही नहीं कभी, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट अपना जो वेपर फेज रिफाइनिंग में, वो इट इज कॉल्ड वेपर फेज रिफाइनिंग, क्योंकि इसको वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और तब रिफाइन कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट में अपना है वेपर फेज रिफाइनिंग में जो सेकंड प्रोसेस है वो है वन आर्कल मेथड। ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है जर्कोनियम या टाइटेनियम के लिए। मोस्ट कॉमनली एग्जाम में टाइटेनियम पूछा जाता है, लेकिन याद रखना आप जर्कोनियम भी पूछ सकता है, पूछा नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। पहले क्या करते हैं कि जैसे टाइटेनियम है तो टाइटेनियम को हम क्या करते हैं, आयोडीन के साथ, है ना, हीट करते हैं। इसको पहले वोलेटाइल कंपाउंड TiI4 बनाते हैं और फिर इसको फर्दर हीट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, Ti+2I2। तो यहां पे जो टाइटेनियम मिलता है वो क्या होता है, प्योर होता है। जर्कोनियम के लिए रिएक्शन आप देख सकते हो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है Zr+2I2 goes to Zri4। मतलब टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए रिएक्शन अगर देखें तो बिल्कुल क्या है, सेम है। बस यहाँ पे टाइटेनियम, यहाँ पे जर्कोनियम, बाकी बिल्कुल देखो Zri4 यहाँ पे क्या है, TiI4 है, बिल्कुल सेम तरीके से, ठीक है। तो मॉन प्रोसेस किसके लिए यूज हो रहा है, निकल के लिए। मॉन प्रोसेस में कौन है, CO है। आयोडीन किस में यूज हो रहा है, वन अर्कल प्रोसेस में। वन अर्कल प्रोसेस किसके लिए यूज हो रहा है, जर्कोनियम या टाइटेनियम के लिए। बात समझ में आए। तो ये भी ऐसा भी कर सकता है कि ये रिएक्शन देकर, ये रिएक्शन देकर पूछ दे ये कौन सा प्रोसेस है, मॉन्ड प्रोसेस, वन अर्कल प्रोसेस, हुब्स प्रोसेस, है ना, पार्क प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा, ये वन अर्कल। तो आई होप कि वेपर फेज रिफाइनिंग से जो बनने वाले क्वेश्चन है उसके लिए अब टेंशन नहीं होगा, तुम्हें याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्रोमैटोग्राफिक मेथड, जो कि मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है और हमारे लेवल पे थोड़ा सा टेढ़ा है, आगे जाके तो आसान होता है ये। तो क्रोमैटोग्राफिक मेथड में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो ये वैसे मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है जिसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम है। अब वहां पे क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल मेथड्स अगर लगा देते हैं ना तो ऑलरेडी उसका अमाउंट बहुत कम है, हमें मिलेगा बहुत कम, लॉस वहां पे हमें ज्यादा होगा। तो प्रिसाइजली उसको प्यूरिफाई करने के लिए वैसे मेटल जिसका अमाउंट क्या बहुत ही कम है, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, उनके लिए हम क्रोमैटोग्राफिक मेथड यूज करते हैं। बेसिकली क्रोमैटोग्राफिक मेथड में क्या होता है, ध्यान से समझना कि इसमें वैसे ढेर सारे क्रोमैटोग्राफी होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे मतलब एक नॉर्मल सा क्रोमैटोग्राफी, जो कि पहले मैं पिक्चर दिखा देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान से देखो, यहां पे क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने किया है अपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट। यहां पे एक पेपर होता है, नॉर्मल पेपर नहीं होता है ना, सेल्यूलोज होता है शायद, ये पेपर होता है। यहां पे क्या करते हैं कि मान लो हमको कोई सब्सटेंस है, जैसे एल्यूमिनियम है, उसका हमको कराना है प्यूरिफिकेशन, है ना। तो एक हमारे पास मिक्सचर होता है, हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे मैं समझाता हूं, फिर ये समझ में आएगा कि वहां पे क्या होता था कि निकल 2+ होता था और मान लो कॉपर 2+, ये दोनों हमें एक सॉल्यूशन में लैब में दे दिया जाता था और बोला जाता था कि इससे निकल जो है ना उसको बाहर निकालो पहले, ठीक है, कॉपर को अलग करो, निकल को अलग करो। करते क्या थे कि इस सॉल्यूशन से, है ना, 2 ड्रॉप लेते थे और इस पेपर पे छोड़ देते थे। यहां पे एक डॉट बनाया होता था पेंसिल से और उस पे क्या करते थे, छोड़ देते थे। अब वो जो हमने ड्रॉप छोड़ा उस पे क्या है, उसमें निकल 2+ भी और कॉपर 2+ भी है, दोनों ही है अभी, ठीक है। मतलब यहां पे क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड रख देंगे। यहां पे क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, देख सकते हो रख दिया। यहां पे क्या है, ABC, मान लो 3 कंपाउंड है, हमारे तो 2 ही कराए जाते थे, ठीक है, 3 में तो ज्यादा हार्ड हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा।
तो ये करा दिया गया। अब इसको क्या करते थे, फिर ग्लास का एक है ना ट्यूब जैसा होता था, बड़ा सा ग्लास का ट्यूब होता था, उसमें क्या करते थे कि इस पेपर को एक स्टैंड लगा के हैंग कर देते थे और इसमें क्या करते थे, सॉल्वेंट भर देते थे। और सॉल्वेंट मतलब थोड़ा सा यहां तक भर दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो सेलुलोज पेपर है वो क्या करता है, सॉल्वेंट को अपनी तरफ खींचता है, एडजॉर्ब करता है। और सॉल्वेंट जैसे यहां तक पहुंचता है तो सॉल्वेंट के सरफेस पे ये जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, एडजॉर्ब होता, और सॉल्वेंट के साथ साथ ये भी क्या करता है, राइज करता है, इस पेपर पे राइज करता है। अब दोनों की जो राइजिंग टेंडेंसी है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब निकल 2+ है, कुछ पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा, कॉपर 2+ जो है वो कुछ अलग पर्टिकुलर हाइट पे जाएगा। मतलब क्या होगा कि जब क्रोमेटोग्राफी यूज करोगे तो शुरू में तो तुमने 2 डॉट मतलब 2 बूंद जो लिए थे वहां पे निकल 2+ और कॉपर 2+ एक ही साथ एक ही पोजीशन में प्रेजेंट था, लेकिन जब हम सॉल्वेंट के साथ कुछ देर इसको छोड़ देते हैं तब हम देखते हैं कि उस पेपर पे 2 अलग अलग स्पॉट आता है, 2 अलग अलग स्पॉट आता है। मतलब क्या हो गया कि निकल 2+ अलग हो गया और कॉपर 2+ अलग प्लेस पे आ गया। क्यों? क्योंकि इनकी जो राइजिंग टेंडेंसी है, इनकी जो मूविंग टेंडेंसी है, दोनों की क्या है, अलग अलग है। अब मुझे अगर निकल 2+ को क्या करना है ना, निकालना है, तो क्या करेंगे, इस पेपर को कट कर देंगे और इसको किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डुबा देंगे, तो वहां से क्या होगा, हमें निकल 2+ मिल जाएगा, है ना। अगर कॉपर 2+ को निकालना है तो इस पेपर को इतना दूर कट करके किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डुबा दो जिसमें कि ये क्या हो जाए, सॉल्वल हो जाए उस सॉल्वेंट में, है ना, तो वहां से कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो यही अपना मेथड है बेसिकली किसका, क्रोमेटोग्राफी का। तो आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर बात। तो इसमें 2 फेज होता है बेसिकली, स्टेशनरी और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या हो जाएगा, अपना सॉल्वेंट, है ना। मोबाइल फेज ये जो अपने आयंस लिए हैं ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो देख सकते हो कि पहले क्या हुआ, ये दोनों अलग हुआ, A B+C, फिर क्या हुआ, तीनों अलग हो गया। तो इस तरीके से एनसीईआरटी का ये पिक्चर है और ये सारी कहानी है। तो लिख सकते हो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स आर एडजॉर्ब्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कॉलम। अभी समझा, डिफरेंट हाइट पे एडजॉर्ब होगा। लेटर द एडजॉर्ब्ड कंपोनेंट्स आर रिमूव्ड बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट्स। अभी बताया ना कि काट करके पेपर को, है ना, डुबा दो अलग सॉल्वेंट में। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द मूविंग मीडियम एंड द एडजॉर्बेंट मटेरियल एंड ऑल्सो ऑन द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ द मूविंग मीडियम द क्रोमेटोग्राफिक मेथड इज गिवन द नेम। ठीक है, इन वन सच मेथड द कॉलम ऑफ Al2O3 इज प्रिपेयर्ड इन द ग्लास ट्यूब। अभी बोला था हमने, लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है भाई। ठीक है, ग्लास ट्यूब में करते थे, ऐसे स्टैंड कर देते थे। ठीक है, कई बार मिलता नहीं था, दूसरे का चुरा लेते थे, है ना। बाजू में, मतलब मेरे बाजू में एक लड़का, उसके बाजू में एक लड़की, ठीक है, और अपना जो है वो उससे, समझ रहे हो, 36 का आंकड़ा चलता था। ठीक है, तो समझ ही रहे हो अभी क्या करते होंगे, है ना। और वैसे भी मैं पढ़ने में ज्यादा ध्यान देता नहीं था, तो मैं यही सब कुरफाती कहानियां ज्यादा करता था। तो आई होप कि क्रोमेटोग्राफी भी आपका क्लियर होगा। अब एक और प्रोसेस है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन आता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो है पोलिंग। ये भी रिफाइनिंग का प्रोसेस है। ये कब यूज किया जाता है ये पूछा जाता है कि दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द इम्प्योर मेटल कंटेन्स इंप्योरिटीज ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। इट्स ओन ऑक्साइड मतलब जो अपना मेटल है उसके साथ इंप्योरिटी कोई और नहीं बल्कि उसी का ऑक्साइड खुद हो। जैसे अगर कॉपर है तो कॉपर के साथ इंप्योरिटी कौन है, Cu2O ही है ना, उसी का ऑक्साइड है। तो यहां पे अगर हमें प्यूरिफिकेशन करना है, हमें तो कॉपर निकालना है, हमें Cu2O थोड़ी चाहिए, हमें सिर्फ कॉपर चाहिए। तो यहां पे क्या करते हैं, पोलिंग यूज करते हैं। पोलिंग में बेसिकली क्या होता है कि पोलिंग में क्या करते हैं कि जो मॉल्टेन फेज होता है, प्रोसेस यहां पे देख सकते हो कि द मॉल्टेन इंप्योर मेटल, है ना, मॉल्टेन इंप्योर मेटल को एक कंटेनर में रख देते हैं और उसको ग्रीन वुड से, है ना, हरी लकड़ी से क्या करते हैं, स्टीयर करते हैं। और जो ग्रीन पोल्स होता है उसको हम कहां रखेंगे, इंप्योर मेटल के सॉल्यूशन में। अब इससे होता क्या है कि जो अपना ग्रीन वुड है वहां से क्या होता है, हाइड्रोकार्बन गैस रिलीज होती है। मान लो कि जैसे मीथेन रिलीज होती है, और मीथेन है वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ऑक्साइड को, किसमें, मेटल में। जैसे मीथेन आएगा तो कॉपर ऑक्साइड को किसमें कर देगा, रिड्यूस कॉपर में, ऑक्सीजन को, है ना, वो अपने साथ रिएक्ट करवा लेगा, है ना। समझ रहे हो बात को, बहुत सिंपल, क्लियर है ना, क्लियर है बिल्कुल सर। तो ये किसके लिए यूज होता है, समझ में आ गया
कि वैसे मेटल जिसमें इंप्योरिटी उससे खुद की ऑक्साइड हो, जैसे Cu2O इन अ ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, हम कॉपर के एक्सट्रैक्शन में पढ़ेंगे, है ना। SnO2 इन इम्प्योर Sn, तो Sn के साथ क्या है, SnO2 ही है। प्रोसेस भी समझ में आ गया, लिख भी सकते हो द मोल्टन, ये सारी कहानी लिख लो। तो आई होप कि प्यूरिफिकेशन क्लियर हो गया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना, ये जनरल मेथड्स यूज होने वाले थे मेटलर्जी में, जिसे क्वेश्चन कम बनते हैं, और जो जो बोला है उस पर ज्यादा फोकस करना, कॉपी में भी लिख लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम तक तुम्हें याद नहीं रहने वाला कि ये सर ने क्या बोला था, कौन सा क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो बात को। अब अगले क्लास से जो पढ़ेंगे उधर से क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे, लेकिन इसके बिना तक तो कुछ हो भी नहीं सकता था ना, क्योंकि अभी हमने समझ लिया, अभी हमने जो है वो मेटलर्जी को अच्छे से समझ लिया। मेटलर्जी मतलब हमें ये समझ में आ गया कि देखो भैया, देखो एकदम शुरू से रिवाइज करा देता हूं कि अपना क्या है भाई, अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट से क्या मिला अपने को, ओर मिला। ओर मिला तो ओर को हमने क्या किया, पहले क्रशिंग या ग्राइंडिंग किया। हमने पहले क्या किया, क्रशिंग या ग्राइंडिंग किया। उसके बाद क्या किया हमने, कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया। क्यों किया ये समझ में आता है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या था अपना, फिजिकल मेथड भी था, केमिकल मेथड भी था। केमिकल मेथड को हमने क्या बोला था, लीचिंग बोला था। फिजिकल मेथड में क्या आया था, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, है ना, और अपना क्या था, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। बात समझ में आया, क्लियर है। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, तो फिर क्या करेंगे, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड करेंगे, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड करेंगे। और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए अब क्या है भाई, हमारे पास दो ही मेथड है, या तो हम कैल्सिनेशन करें या फिर हम क्या करें, रोस्टिंग करें। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों ही रिवर्बरेटरी फर्नेस में यूज होता है। ये हमने टाइप ऑफ फर्नेस में बताया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। उसका एक अलग ही लेक्चर है कि फर्नेस कितने टाइप के होते हैं और उसका यूज क्या है, ठीक है। अब कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड कर लिया, तो अब क्या करेंगे, ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे, है ना। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू क्या, मेटल। तो उसके लिए तो हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि भाई कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है मेटल में। तो इसके लिए हमने इलिंगम डायग्राम पढ़ा था, इलिंगम डायग्राम पढ़ा था। और उसके बाद इलिंगम डायग्राम से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कर सकते हैं। और इसके लिए हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे रिडक्शन के, जैसे पायरोमेटलर्जी। तो पायरोमेटलर्जी में बेसिकली क्या होता था, स्मेल्टिंग हो गया, जैसे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिडक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम। बात समझ में आ रहा है, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। अब जैसे मेटल तक हम पहुंच गए, तो यहां पे जो मेटल मिला है रिडक्शन से, वो क्या है, क्रूड मेटल है, प्योर मेटल नहीं है। तो क्रूड मेटल के लिए फिर क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन लगाएंगे। तो प्यूरिफिकेशन अगर कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, जो कि हमारा टारगेट था, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब अगला जो क्लास होगा वहां से हम क्या करें कि अब अलग अलग इंडिविजुअल सबका देखेंगे। जैसे हमें एक्सट्रैक्शन एल्यूमिनियम का करते हैं तो कैसे करते हैं, हम अगर एक्सट्रैक्शन करते हैं कॉपर का तो कैसे करते हैं, किस ओर से करते हैं, हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं आयरन का तो कैसे करते हैं, किस ओर से करते हैं। बात समझ में आता है, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, है ना, है ना वो वाला नहीं है, किस ओर से करते हैं, किस ओर चला है तू, है ना, दिल ये बता दे तू, ठीक है। तो अगले क्लास में चांदी सोना देखेंगे, ठीक है। चांदी सोना ना मांगू चांदी सोना, लेकिन करेंगे उसका एक्सट्रैक्शन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।